तो आज हम पढ़ेंगे बॉन्ड्स एंड एंकरेज आरसीसी पार्ट 8। ठीक है, तो हम लोग ने पिछली बार शेयर रेनफोर्समेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सारी कलेक्ट कर ली थी। अब हम बॉन्ड्स एंड एंकरेज के बारे में पढ़ेंगे। तो बॉन्ड्स एंड एंकरेज क्या होता है, पहले एक बेसिक डेफिनेशन डायग्राम से बता देता हूँ। डेफिनेशन जैसे ये हमारा आरसीसी ब्लॉक है, ठीक है। आरसीसी ब्लॉक नहीं है, ये पीसीसी ब्लॉक है, ठीक है। अब हम लोग इसमें आरसीसी प्रोवाइड करेंगे। तो जैसे क्या होता है, जैसे ये हमने रॉड प्रोवाइड की, ठीक है। अब क्या होता है, अगर हम इस पर प्रेशर लगाएंगे, आउटर तरफ टेंशन तरफ लगाएंगे, तो क्या होता है, ये निकल आएगी, ठीक है। यहाँ पे अगर इसके ऊपर चारों तरफ बॉन्ड अच्छा नहीं है तो ये निकल आएगी, ठीक है, ऐसे निकल आएगी। तो इसको निकलने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए क्या होता है, हम लोग बॉन्ड की हेल्प लेते हैं, मतलब बॉन्ड अच्छे से प्रोवाइड हो। तो क्या करते हैं, कई तरीके के बॉन्ड, कई तरीके से हम लोग एंकरेज और बॉन्ड प्रोवाइड कर देते हैं। तो क्या होता है, जैसे इस रॉड को हल्का सा आखिरी में मोड़ देते हैं, इससे क्या होता है, एक एंकरेज मिल जाता है और ये बॉन्ड अच्छे से बना लेता है, ठीक है। तो ये बेसिक प्रॉपर डेफिनेशन है, ये सब समझाने के लिए। फिर अब पढ़ते हैं, बॉन्ड इन आरसीसी इज़ एडहेशन, ठीक है, बिटवीन आरसीसी एंड ये यहाँ पे मेंबर होगा ड्यू टू बॉन्ड, ठीक है। बॉन्ड की वजह से एडेशन होता है। इट इज़ पॉसिबल टू ट्रांसफ़र एक्सियल फोर्स जैसे मैंने इस पे फोर्स लगाया, ठीक है। अब ये फोर्स इस रॉड के थ्रू इस मेंबर पे ट्रांसफ़र होगा, ठीक है। तो ये ट्रांसफ़र करने के लिए होता है। ड्यू टू बॉन्ड ओनली प्लेन सेक्शन रिमेन्स प्लेन्स एंड बिफोर एंड आफ्टर बेंडिंग, ये भी याद रखिएगा, ये हैशटैग पॉइंट जैसे लिख देता हूँ मैं, ठीक है। ड्यू टू बॉन्ड एक्सियल स्ट्रेस इन रेनफोर्समेंट बार वेरी अलॉन्ग द लेंथ फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट, ये भी बात सही है कि जैसे यहाँ पे बॉन्ड है, ठीक है, तो एक्सियल स्ट्रेस जो होता है हर पॉइंट पे डिफरेंस होगा, यहाँ अलग होगा, यहाँ अलग होगा, यहाँ अलग होगा, ठीक है। बॉन्ड बिटवीन स्टील एंड कंक्रीट डेवलप ड्यू टू, देखिए 3 कारणों के वजह से हमारे स्टील एंड कंक्रीट में बॉन्ड डेवलप होता है। ड्यू टू केमिकल एडेशन, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस एंड मैकेनिकल रेजिस्टेंस, इंटरलॉकिंग भी जिसे बोलते हैं। अब जैसे क्या होता है, ये हमारी रॉड है, ठीक है, एंड ये हमारा मेंबर है। इन दोनों के बीच में जो एरिया शेयर हो रहा होगा, इसमें फ्रिक्शन लग रहा होगा, तो ये फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस हो गया। केमिकल एडिशन, ये क्या होता है, जैसे सीमेंट होती है एंड अलग एडमिक्सचर्स और केमिकल्स होते हैं, वो रिएक्ट करते हैं तो ये रॉड के चारों तरफ एक लेयर बना लेते हैं, जिससे बॉन्डिंग में हेल्प करता है, तो ये केमिकल एडिशन हो गया। देन मैकेनिकल रेजिस्टेंस क्या होता है, जैसे हमारी रॉड होती है, जैसे HYSD FE 415 एंड 500 स्टील वाली जो देखेंगे, उसमें ऐसे ऐसे वो बनी होती है, डिज़ाइंस बनी होती हैं, उन्हें लग्स बोलते हैं, LUGS लग्स। तो ये डिज़ाइन जो बनी होती है, ये ऐसे नहीं होती है, माइल्ड स्टील में नहीं प्रोवाइडेड होती है, बट HYSD स्टील में प्रोवाइडेड होती है। तो क्यों प्रोवाइडेड होती है, ये मैकेनिकल रेजिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए होती हैं, ताकि हेल्प कर सके हमारे बॉन्डिंग में। जैसे कि बताया, डिफॉर्म्ड बार्स बेटर देन प्लेन बार्स ऑन प्रोवाइडिंग ऑफ मैकेनिकल इंटरलॉकिंग, जैसे कि मैंने बताया था। HYSD स्टील जो बॉन्ड स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, वो माइल्ड स्टील से ज़्यादा होती है, जैसे कि मैंने बताया था अभी, ठीक है। फिर बॉन्ड स्ट्रेस क्या होता है, इट इज़ अ शियर स्ट्रेस डेवलप्ड बिटवीन द स्टील एंड कंक्रीट। Shear stress developed between steel and concrete. It is represented by tau and BD. Tau BD expressed as tangential force per unit nominal surface area of reinforcement bar. ठीक है, whenever there is tendency of movement of steel over concrete surface, जैसे ही टेंडेंसी होती है स्टील जैसे ये है मूव करने की, ठीक है, इस मेंबर से, तो 2 तरीके के बॉन्ड स्ट्रेस वर्क करते हैं, एक फ्लेक्सुरल बॉन्ड और एक होता है एंकरेज बॉन्ड, जिसे डेवलपमेंट स्ट्रेंथ लेंथ भी बोलते हैं, ठीक है। दोनों एक ही चीज़ होती है, बट अलग अलग डेफिनेशंस के हिसाब से यूज़ की जाती है, ठीक है। इस पर अभी चर्चा करेंगे। देन फ्लेक्सुरल बॉन्ड क्या होता है, कम्स इनटू प्ले इन द फ्लेक्चर ऑन अकाउंट ऑफ शेयर और वेरिएशन इन बेंडिंग मोमेंट, ठीक है। फ्लेक्सुरल बॉन्ड कहाँ पे यूज़ होता है, कहाँ पे अपना काम करता है, जब शेयर या बेंडिंग मोमेंट में वेरिएशन अप्लाई हो। It causes variation in axial tension along the length of reinforcing bars. Flexural bond is critical at locations of large shear force. याद रखिएगा, large shear force में flexural bond काफ़ी critical होता है. Flexural bond stress developed due to difference of flexural moment between any two sections
एनी टू क्रॉस सेक्शंस कंसिडर्ड, ठीक है। दोनों जैसे दो क्रॉस सेक्शन है, उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आएगा फ्लेक्सुरल मोमेंट का, उसके वजह से फ्लेक्सुरल बॉन्ड स्ट्रेस डेवलप होता है। देन बॉन्ड स्ट्रेस कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, टाउ बी डी से, ठीक है। तो ये टाउ बी डी की वैल्यू कैसे निकलती है, इससे निकलती है, ठीक है, याद रखिएगा। फोर्स अपॉन एरिया ऑफ अ बार्स, ठीक है, इनटू लीवर आर्म, ठीक है, याद रखिएगा ये फार्मूला। इससे हमारा क्या निकलता है, टाउ बी डी निकलता है, जो कि होता है बॉन्ड स्ट्रेस, फोर्स अपॉन एरिया ऑफ स्टील इनटू लीवर आर्म, ठीक है। एफ एस सी क्या है, फैक्टर शेयर फोर्स है। ये कैसे निकलता है, जब एफ को 1.5 से इंटू करेंगे तो हमारा एफ एस यू निकल आएगा। इसके हिसाब से हम लोग डिज़ाइनिंग करते हैं, ठीक है। फिर आगे डिस्कशन करते हैं, जैसे हुक्स आर मैंडेटरी। यहाँ पे एक पेज ऐड करना पड़ेगा, रुकिए बताता हूँ मैं। जैसे क्या होता है, आ गया, गलत जगह पेज ऐड कर दिया, 1 मिनट रुकिएगा। ठीक है, तो क्या होता है, यहाँ पे जैसे मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए मैक्स परमिसिबल बॉन्ड स्ट्रेस जो होता है फॉर माइल्ड स्टील इन टेंशन, ये किसकी बात हो रही है, बॉन्ड स्ट्रेस फॉर माइल्ड स्टील इन टेंशन की, ठीक है। तो ये कितनी होती है टाउ बी डी की वैल्यू, इसे आपको याद रखना पड़ेगा, टाउ बी डी परमिसिबल की। ये किस पे डिपेंड करता है, ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे डिपेंड करता है, M20, M25, M30, M35 एंड M40, ठीक है। ये वैल्यूज़ आपको याद रखनी पड़ेगी, IS 456 में दी गई है ये टेबलें, ठीक है। तो इसकी 1.2 वैल्यू होती है, इसकी 1.4, इसकी 1.5, इसकी 1.7 एंड इसकी 1.9। ये टेबल आपको याद रहनी चाहिए, ठीक है। तो क्या होता है इसमें भी, अगर HYSD स्टील दी है फॉर HYSD स्टील, ठीक है, जब ये स्टील दी गई होगी तो टाउ बी डी की वैल्यू इंक्रीज़ कर दी जाती है, इंक्रीज्ड बाय 60%, ठीक है। और यहीं पे फॉर स्टील इन कंप्रेशन है, अगर कंप्रेशन में है, वो टेंशन में थी, ठीक है, ये जैसे ये याद है, ये टेंशन में, तो इंक्रीज़ कर दी जाती है, इंक्रीज्ड बाय 25%, ठीक है। और यहीं पे अगर फॉर HYSD इन कंप्रेशन है, जब HYSD कंप्रेशन में है तो इट इज़, जैसे क्या होगा, 60% इंटू 25%। जब ये करेंगे तो ये हो जाएगा, हम लोग 2 से इंक्रीज़ कर देंगे, ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट 200% से इंक्रीज़ कर देंगे। इसको ऐसे लिख लीजिए, या फिर 1.6 इंटू 1.25, 2 से इंक्रीज़ करेंगे, ठीक है। फिर आगे डिस्कस करते हैं कि जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया था ये, फिर टाउ बी डी परमिसिबल अगर ज़्यादा है टाउ बी डी डेवलप से, तो सेक्शन अगर ओके है। बट अगर यहीं पे टाउ बी डी अगर परमिसिबल जो है वो कम है टाउ बी डी डेवलप से, जो हमारा शेयर स्ट्रेस आ रहा है सेक्शन पे, डेवलप्ड सी सेक्शन वो ज़्यादा है परमिसिबल से, तो हम लोग को क्या वो अडॉप्ट करना पड़ेगा टू सिक्योर आवर सेक्शन। पहले बात तो रिड्यूस द डाई ऑफ द बार, ठीक है, बार के डाई को रिड्यूस कर देंगे एंड इंक्रीज़ द नंबर ऑफ बार्स, ये दोनों एक साथ करेंगे और हमारा जो टाउ बी डी डेवलप है वो कम हो जाएगा टाउ बी डी परमिसिबल से, ठीक है। टाउ बी डी परमिसिबल डिपेंड्स अपॉन द ग्रेड ऑफ कंक्रीट, इस पे भी हम लोग ने डिस्कस कर लिया था। देन फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, इट इज़ इंक्रीज बाय द यूज्ड रिब्ड बार्स, जो कि FE 450 415 एंड 500 रिब्ड बार्स यूज़ करेंगे,
ठीक है, स्मॉलर डाई ऑफ बार्स यूज़ कर सकते हैं, हाई कंक्रीट ग्रेड्स यूज़ कर सकते हैं, इंक्रीज द कवर अराउंड द बार, इंक्रीजिंग द डेवलपमेंट लेंथ एंड यूजिंग मैकेनिकल एंकरेज। इन सब फैक्टर्स को यूज़ करके बॉन्ड स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ कर सकते हैं। दैन बॉन्ड स्ट्रेस इज़ मैक्सिमम फॉर SSB एट सपोर्ट फॉर कैंटिलीवर एट कॉन्ट्राफ्लेक्चर। इस हैशटैग पॉइंट को याद रखिएगा। जो बॉन्ड स्ट्रेस मैक्सिमम होता है फॉर SSB वो सपोर्ट पे होता है, जैसे कि पहले भी डिस्कस कर लिया था हम लोग ने, और जो कॉन्ट्राफ्लेक्चर पे कैंटिलीवर का मैक्सिमम होता है। देन डेवलपमेंट लेंथ क्या होता है, ठीक है, इट इज़ द मिनिमम लेंथ एम्बेडेड इन द कंक्रीट such that strength in reinforcement in bond is equal to the tensile force applied on the reinforcement bar। अब ये क्या बताया है कि जैसे ये हमारा सेक्शन है, ठीक है, और इसमें हमारी स्टील पड़ी है, ठीक है, मिनिमम लेंथ होती है, ये हमारी लेंथ है एम्बेडेड इन द कंक्रीट, जो कंक्रीट में एम्बेडेड है, such that the strength in reinforcement in bond is equal to the tensile force applied on the reinforcement bar। जैसे ही हमने टेंशन फोर्स लगाया तो ये उतनी ही बॉन्ड स्ट्रेंथ डेवलप करेगा जितना इस पर टेंशन लगाया जा रहा है। अगर उससे कम होगा तो ये स्टील जो है बाहर निकल आएगी, ठीक है। दिस बॉन्ड रेजिस्ट पुलिंग आउट ऑफ बार इफ़ इट इज़ इन टेंशन एंड पुशिंग ऑफ बार इन विच इज़ इन कंप्रेशन। Then anchorage or development bond strength gets developed at extreme cut off end of bar। याद रखिएगा, cut off end of bar, ये जैसे ना cut off end of bar, इस पे डेवलप होता है मैक्सिमम डेवलपमेंट बॉन्ड। देन अब कितनी हमें लेंथ देनी होती है, ये मिनिमम जो लेंथ है कितनी हमें प्रोवाइड करनी होती है, ये देखिए इसका फॉर्मूला होता है। इसको दो फॉर्मूले होते हैं, एक विद द हेल्प ऑफ LSM से निकालते हैं, एक WSM से निकालते हैं। तो जो LSM का फॉर्मूला है वो 0.87 FI फाई अपॉन 4 टाउ BD है, ठीक है, बट यहीं पे WSM में होता है सिग्मा ST फाई अपॉन 4 टाउ BD, 4 टाउ BD, ठीक है, सिग्मा ST इन WSM, ठीक। ये दोनों फॉर्मूले आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर एंकरेज, देखिए एंकरिंग ऑफ देखिए एंकरेज जो प्रोवाइड करते हैं, ये जो होता है ये हम लोग बार को लाए और मोड़ दी, ये एंकरेज होता है। इसे L0 से रिप्रेजेंट करते हैं, L0, ठीक है, और ये जो लेंथ है ये LD है जो कि डेवलपमेंट लेंथ है, ठीक है। एंकरेज प्रोवाइड करते हैं फॉर सेफ्टी पर्पस, एक तरीके का लॉकिंग सेक्शन जैसे काम करता है। ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है ये बार को बाहर निकलने से, ठीक है। अब हर एंगल पे जो हमारी ये एंकरेज है उसका क्या लेंथ होता है वो देखते हैं। 45 डिग्री पे 4 फाई के बराबर होता है, 90 डिग्री पे 8 फाई के बराबर, 135 डिग्री पे 12 फाई एंड 180 डिग्री पे 16 फाई, ठीक है। फॉर एवरी 45 डिग्री बेंड एंकरेज वैल्यू शुड बी इंक्रीज बाय 4 फाई बोलेंगे, ठीक है। जैसे जैसे 45 डिग्री यहाँ से इंक्रीज़ हुआ, ठीक है, तो हमारा यहाँ से यहाँ 4 फाई बढ़ गया, ठीक है। तो हर 45 डिग्री पे 4 फाई टाइम्स बढ़ जाता है, ठीक है। फिर बेंड जो इक्विवेलेंट एंकरेज है, इक्विवेलेंट एंकरेज क्या होता है, जब ये मुड़ जाए, पूरा मुड़ने के बाद ये जो लेंथ प्रोवाइड की जाती है ये कितनी प्रोवाइड की जाएगी, इसे इक्विवेलेंट एंकरेज कहते हैं, ठीक है। ये कितनी होती है, अगर 90 डिग्री के बेंड में है तो ये जो है 8 जो डेवलपमेंट लेंथ से कम होनी, शुड नॉट बी लेस देन 8 फाई, ठीक है। याद रखिएगा डेवलपमेंट लेंथ जो है उससे 8 फाई से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। 135 डिग्री पे 6 फाई एंड यहीं पे 180 डिग्री पे 4 फाई होगा, ठीक है। इट शोज़ द लेंथ आफ्टर बेंड, जैसे कि यहाँ पे लिखा है, ठीक है। फिर ये फॉर्मूला ऐसे याद रखिएगा, MU जो डेवलपमेंट लेंथ है बेस्ड ऑन मोमेंट, ठीक है। तो ये कैसे निकलता है, MU अपॉन FSU प्लस L0। L0 क्या है हमारा, इक्विवेलेंट एंकरेज। इफ़ सपोर्ट सेक्शन इज़ कन्फाइंड इन कंप्रेशन, ठीक है, MU बटे FSU इंक्रीज बाय 30%, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। क्या बता रहा है, इफ़ सपोर्ट सेक्शन इज़ कन्फाइंड इन कंप्रेशन, ठीक है, कंप्रेशन में है, तो ये जो MU अपॉन FSU है, ठीक है, MU अपॉन FSU इट शुड बी इंक्रीज बाय 30%। तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा LD इक्वल टू 1.3 MU अपॉन FSU, ठीक है, प्लस L0। और ये LD जो डेवलपमेंट लेंथ है ये कैसे निकला है,
ये निकला है बेस्ड ऑन मोमेंट बेंडिंग मोमेंट पे। तो याद रखिएगा जो बेंडिंग मोमेंट के लिए डेवलपमेंट लेंथ निकालने का फॉर्मूला है वो है mu/FSU + L0। अगर यही कंप्रेशन में है तो 30% से इंक्रीज़ कर देंगे। देन बंडल बार पे बात करते हैं। देखिए बंडलिंग ऑफ बार क्या होता है, जैसे ये बार है, ठीक है, ये हमने प्रोवाइड की, ठीक है। अब यहीं पे ज़्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए हम लोग ने मल्टीपल बार प्रोवाइड कर दी, ठीक है। तो ये हो जाती है हमारी बंडलिंग ऑफ बार, ठीक। तो इफ़ेक्ट ऑफ बंडल बार, देखिए हम लोग 4 से ज़्यादा बंडलिंग ऑफ बार नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं, ये याद रखिएगा, ठीक है। एंड बंडलिंग कॉजेज़ रिडक्शन इन बॉन्ड स्ट्रेंथ, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। तो 2 बार में जो देखिए पहली बात तो स्ट्रेंथ डिक्रीज़ कर देता है। अगर स्ट्रेंथ को डिक्रीज़ कर देता है तो क्या होता है, हम लोग को डेवलपमेंट लेंथ बढ़ानी पड़ती है। तो डेवलपमेंट लेंथ कितनी बढ़ानी पड़ती है, 2 बार के लिए 10%, 3 बार के लिए 20% और 4 बार के लिए 33% परसेंट डेवलपमेंट लेंथ जो है बढ़ानी पड़ती है, ठीक है। एंड कैन नॉट बी यूज़ मोर देन 4 बार्स, ये भी याद रखिएगा। देन बेंडिंग रेडियस क्या होता है, ठीक है। बेंडिंग रेडियस, ये जो रेडियस है ये, ठीक है, ये कितना प्रोवाइड करते हैं। माइल्ड स्टील में 2.5 एंड HY स्टील में 4.5 होती है, याद रखिएगा। इतनी बेंडिंग रेडियस प्रोवाइड की जाती है। देन लैपिंग पे डिस्कशन करते हैं। लैपिंग क्या होता है, इट इज़ द जॉइनिंग ऑफ बार्स ऑफ स्टैंडर्ड लेंथ टू गेट द डिज़ायर्ड लेंथ। अब जैसे हमें 2 मीटर की लेंथ चाहिए, ठीक है, बट हमारे पास जो बार है वो 1 मीटर की है, तो हम लोग दो बार 1-1 मीटर की यूज़ करेंगे ताकि हमें जो डिज़ायर्ड लेंथ है वो मिल जाए, ठीक है। तो उसे कैसे अचीव करते हैं, इट इज़ डन बाय लैपिंग, ऑल्सो कॉल्ड लैप स्प्लाइसिंग, ठीक है। अब देखिए 2 तरीके से की जाती है, बाय वेल्डिंग एंड बाय स्प्लाइसिंग, ठीक है। देखिए 32 mm डाया से ज़्यादा बड़ी होती है तो हम लोग स्प्लाइसिंग नहीं करते, वहाँ पे हम लोग वेल्डिंग कर देते हैं, याद रखिएगा। एंड व्हेन 2 bars डाया यूज टू लैप लेंथ कैलकुलेट एज पर द स्मॉल डाया, ठीक है। जैसे 2 बार है, एक मोटी है, ठीक है, एक पतली है, तो हम लोग जो लैप लेंथ है उसे कैलकुलेट करते हैं। लैप लेंथ क्या होता है, जैसे ये हमारी बार है एंड इसके ऊपर ऐसे रख दी, तो ये जो है यहाँ पे इसे लैपिंग कहते हैं। तो ये लैप लेंथ जो है उसे कैलकुलेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्मॉलर डाया, ये भी याद रखिएगा। देन बंडल बार यूज टू एनहांस कॉम्पैक्शन ऑफ कंक्रीट एंड टू इंक्रीज द इफेक्टिव डेप्थ, ये भी याद रखिएगा। बंडलिंग बार्स जो होती है वो कॉम्पैक्शन ऑफ कंक्रीट और इफेक्टिव डेप्थ को इंक्रीज़ करने के लिए होता है। फिर फॉर बार्स एंड कंप्रेशन, ठीक है। अब देखिए लैप लेंथ कितनी प्रोवाइड करनी होती है वो उसके बारे में देखते हैं। अगर बार्स कंप्रेशन में हैं, ठीक है, तो लैप लेंथ प्रोवाइड करते हैं शुड नॉट बी लेस देन 24 टाइम्स ऑफ डी और एल डी जो है वो डेवलपमेंट लेंथ है, तो इससे कम जो है हम लोग नहीं प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। लैप लेंथ जो है वो कंप्रेशन में 24 टाइम्स ऑफ डी से कम या फिर से कम एंड एल डी विच एवर इज़ मिनिमम वो प्रोवाइड करते हैं। यहीं पे फ्लेक्जर में 30 डी एंड एल डी विच एवर इज़ मिनिमम, ठीक है। और इसमें भी जो लैप लेंथ है इट शुड नॉट बी लेस देन 30 टाइम्स ऑफ डी, याद रखिएगा। ये फ्लेक्जर के लिए है एंड टेंशन में यही 30 टाइम्स ऑफ डी एंड शुड मतलब जो लैप लेंथ है इट शुड नॉट बी लेस देन 30 टाइम्स ऑफ डी और 2 टाइम्स ऑफ एल डी जो डेवलपमेंट लेंथ है, जो भी मिनिमम होगा उसे लेंगे। तो ये कैसे याद रखेंगे, कंप्रेशन में 24 टाइम्स ऑफ डी एल या फिर एल डी विच एवर इज़ मिनिमम एंड फ्लेक्चर में 30 टाइम्स ऑफ डी और एल डी विच एवर इज़ मिनिमम एंड टेंशन में 30 टाइम्स ऑफ डी और 2 एल डी विच एवर इज़ मिनिमम। Then when lap splicing is in tension member should be spirals made of dia of var which should not be less than 6 times of dia और जो पिच है वो 10 should not be greater than 100 mm when welding is not possible, ये भी याद रखिएगा। जब वेल्डिंग पॉसिबल नहीं होती है और हम लोग को लैप स्प्लाइसिंग ही प्रोवाइड करना पड़ता है इन टेंशन, तो हम लोग स्पायरल्स में प्रोवाइड करते हैं। तो ऐसे प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। इनका जो वायर का पिच डाया होता है वो 6 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। और जो पिच है इन दो के बीच का डिस्टेंस, ठीक है, इन दो के बीच, जैसे ये एक है एक ये है, इन दो के बीच का डिस्टेंस जो है वो 100 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है।
Then design strength of welded splice should be limited to 50% of the design strength of bar in tension splice. ये भी याद रखिए, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है. जो डिज़ाइन स्ट्रेंथ होती है वेल्डेड स्प्लाइस की, इट शुड बी लिमिटेड टू 50% ओनली ऑफ द डिज़ाइन स्ट्रेंथ ऑफ बार इन टेंशन स्प्लाइस. देन स्ट्रेट लेंथ ऑफ जो लैप होती है, लैप जैसे ये लैप है, ठीक है, इसकी जो स्ट्रेट लेंथ होती है यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है, इट शुड नॉट बी लेस देन 150 टाइम्स ऑफ 5 और 200 mm. ठीक है, याद रखिएगा कितना जो लैप लेंथ है, स्ट्रेट लैप लेंथ जो होती है वो 15 टाइम्स ऑफ 5 और 200 mm, इससे कम ही होनी चाहिए. ठीक है, विच एवर इज़ मिनिमम. ठीक है, मिनिमम. ठीक, याद रखिएगा. तो इसके बाद हम लोग कॉलम के डिस्कशन करते हैं. देखिए, कॉलम आज नहीं रखेंगे, कॉलम कल पढ़ते हैं, हर रोज़ एक टॉपिक लेंगे. ठीक है, इसका जो PDF का लिंक है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, एंड टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. तो आज के लिए इतना ही रखते हैं. लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा. थैंक यू.